हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज मैं आपके सामने साक्षात हूँ। और मैं पहले सोच रहा था कि पीडीएफ बनाते हैं, पर मैंने बाद में सोचा कि बहुत टाइम हो गया, रूबरू बात नहीं हुई, तो मैं आज आपके सामने एक लाइव वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और वो ये है कि रिसर्च पेपर क्यों रिजेक्ट हो जाता है। बहुत ये सुनने को मिलता है कि मैंने फलाने जर्नल में जो है पेपर पब्लिश करने को दिया और मेरा रिसर्च पेपर जो है रिजेक्ट हो गया। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता थी, जिसकी वजह से आप आगे जा करके रिसर्च पेपर बना रहे होगे तो आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि क्या होता है, रिसर्च पेपर जब आप बनाते हो तो बहुत टाइम की मेहनत होती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो मेहनत है हमारी सार्थक जाए। तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपना जो रिसर्च पेपर है आप बना रहे हो या जब पब्लिश करने के लिए आपका रिसर्च पेपर रेडी है। तो एक्चुअली पहले मैं प्रोसेस बता दूँ कि क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब जिसे अपन इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं। जैसे आपने सपोज अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिया किसी जर्नल में, जैसे आपने जर्नल में अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिया तो एक स्टेप होता है जिससे जो है इंटरनल काम होता है। दैट इज सबसे पहले जो होता है वहाँ पे एडिटोरियल रिव्यू टीम होती है। वो एडिटोरियल रिव्यू टीम जो है वो पूरा स्टडी करेगी मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। उसके बाद जब इफ़ दे आर सेटिस्फाइड देन दैट मैन्युस्क्रिप्ट इज बिन फॉरवर्ड टू एडिटोरियल इन चीफ। एडिटोरियल इन चीफ क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा और उसको देखेगा और उसके साथ रहेगी एक टीम ऑफ रिव्यूअर्स भी। जो रिव्यूअर्स होते हैं उनकी एक टीम बैठेगी और वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज रेलिवेंट, सोशली रेलिवेंट और नॉट, और ये एक ऐसी है रिसर्च जो हमको अपनी जर्नल में पब्लिश करनी है या नहीं करनी है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में ये स्टेप रहता है। पहले जो टीम रहती है वो फाइनलाइज करती हैं इनिशियल लेवल पे, देन जो है उसका एक डेप्थ एनालिसिस होता है विच इज बिन डन बाय एडिटोरियल इन चीफ एंड दी रिव्यूअर्स। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो आपको एक कंफर्मेशन भेजती है कि योर जर्नल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इफ रिजेक्टेड देन व्हाट आर द रीजंस और व्हाट आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ इट योर जर्नल इज रिजेक्टेड। तो आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको रिसर्च पेपर बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं, जिससे आगे जाकर के रिजेक्शन की कोई समस्या आए नहीं। फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लैगरिज्म आपका नहीं होना चाहिए। चाहे वो तो कहीं पे भी बात कर रहे हो, चाहे आप रिसर्च प्रपोजल की बात करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर, प्लैगरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप में। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हो, उसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल में प्लैगरिज्म है या नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री वेबसाइट है वो। और जो है प्लैगरिज्म जो है वो 15% से कम होना चाहिए। वैसे तो कम से कम होना चाहिए पर 15% इज एक्सेप्टेबल। तो प्लैगरिज्म आप बिल्कुल तरीके से हटाइए। और इवन प्लैगरिज्म क्या, हर वो चीज़ आपको हटानी है विच इज़ अगेंस्ट द रिसर्च एथिक्स, लाइक फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन। हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, है ना। फॉल्सिफिकेशन मीन्स गलत डाटा, आपको उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। फैब्रिकेशन मीन्स 30 सैंपल को आपने दिखा दिया 80 सैंपल्स, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो अगेंस्ट रिसर्च एथिक्स से। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज प्लैगरिज्म, इट शुड बी टोटली अवॉइडेड। क्योंकि अगर वो है आप में तो सबसे पहला कारण वो देखते हैं प्लैगरिज्म है या नहीं, और अगर प्लैगरिज्म है तो वो तुरंत आपका जो है रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर क्या कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप रिसर्च पेपर बना रहे होते हो आप इमेजेस और डाटा यूज़ करते हो कहीं किसी सोर्स का या किसी चीज़ का, तो आपको ये कोशिश करना है कि वहाँ पे आपको परमिशन है उस डाटा को यूज़ करने की। उसकी जो इमेजेस आप लोग कॉपी करके अपनी रिसर्च पेपर में डालने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये भी आपको देखनी है। हमें पता नहीं होता इतना ज़्यादा, वी आर नॉट दैट मच अवेयर, पर बाद में फिर दिक्कत आ जाती है कि वो जो है इमेज होती है वो कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड होती है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो आपको ये देखना है कि जो इमेजेस और डाटा यू आर यूजिंग इट शुड बी कॉपीराइट फ्री एंड इट शुड बी परमिटेड ऑल्सो, कि आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर फ्यूचर रिसर्च। नेक्स्ट है जो आपका थीम होता है। थीम जो होता है आपका रिसर्च पेपर का जो थीम होता है, इट शुड बी इट शुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर एम एंड स्कोप। कई बार क्या होता है कि जो थीम होता है, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, एक मैंने रिसर्च पेपर बनाया था गोप्रो के ऊपर। गोप्रो एक कैमरा कंपनी थी और कुछ स्ट्रैटेजिकली रॉन्ग डिसीजन की वजह से उनकी जो है पूरी अच्छी खासी कंपनी जो है वो सेल आउट होने की, टर्न अराउंड और लिक्विडेट होने की स्थिति में आ गई। तो वहाँ पे मैंने जो टॉपिक चुना था वो था गोप्रो हाउ अ हीरो इज लूजिंग मिलियंस, है ना। अपने आप में सुनने में ही थोड़ा सा ऐसा है कि, है ना, आई कैची है और उसको लग रहा है कि समथिंग ड्रास्टिकली हैज़ हैपेंड इन दिस रिसर्च। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जो आपकी थीम है वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद योर एम एंड स्कोप और ऑब्जेक्टिव, है ना। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव आपका कुछ और है और आपकी थीम कुछ और दर्शा रही है। दोनों के बीच में एक मेल होना चाहिए, दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया कि थीम आपकी जो होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव, थोड़ा दिमाग लगाओ थीम में, क्योंकि थीम इज द फर्स्ट थिंग। हमने जब पिछले लास्ट वीडियो में देखा भी था हम लोगों ने कि कैसे हम लोग कीवर्ड्स की मदद से हम लोग थीम ढूंढ रहे थे, तो वो कीवर्ड्स वगैरह भी उसके अंदर होने चाहिए, जिससे आगे जा करके अगर इफ समबडी वांट्स टू डू रिसर्च
इन योर टॉपिक, देन उसको वो जो है रिसर्च मिल जाए, क्योंकि आपको साइटेशंस अगर मिलेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम जब रिसर्च पेपर हम लोग बना रहे होते हैं तो हम लोग मल्टीपल जो है जर्नल्स में उसको पब्लिश करने के लिए भेज देते हैं। जैसे कि अभी हमने किसी को भेजा किसी जर्नल में, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जो है सेंड किया, उसमें 48 आवर्स या 2 या 3 डेज लग जाते हैं, तो हम लोग के अंदर वो पेशेंस नहीं होता और हम लोग 2-4 जर्नल में और भेज देते हैं उसको। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपका रिसर्च पेपर अंडर रिव्यू है तो आप सब्र करो, आप सब्र के साथ आप बैठो, बिकॉज जब आपको उसका रिजल्ट आएगा तभी आप आगे जा करके कुछ काम कर सकते हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, या मैन्युस्क्रिप्ट की बात दे विल टेल यू कि आपका जो है रिसर्च पेपर वो हो गया सेलेक्ट और आप आगे जा करके अपना रिसर्च पेपर सेंड करिए। समझ में आ रहा है? तो आपको फोकस करना है ये चीज़ कि आपका जो पेपर है इट शुड नॉट बी इन मल्टीपल जर्नल्स, कि यहाँ पे भी सेंड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी सेंड कर दिया। आपको कोशिश करना है कि वो जो है आपका एक ही जर्नल पे हो, और सब्र करो जिससे वो आपका जब हो जाए वो उनका फाइनलाइज कि येस वी आर रेडी टू पब्लिश योर पेपर, तो एक ही जर्नल से हम लोग आगे बढ़े, ना कि मल्टीपल जर्नल बनाए, क्योंकि मल्टीपल जर्नल में रहेगा तो दिक्कत हो सकती है हम लोगों को, और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ रिसर्च देन यू शुड यूज दी प्रॉपर ग्रामर अच्छी यूज़ करनी है आपको। जो इंग्लिश आप यूज़ कर रहे हो इट शुड बी ऑल्सो गुड, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, और जो आप लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, जो सेंटेंसेस आप यूज़ कर रहे हो, इट शुड बी वेरी मच फेमिलियर, इट शुड बी ईजी एज वेल। वो ईजी भी होनी चाहिए और वो फेमिलियर भी होनी चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आप लिख रहे हो, ग्रामर यूज़ कर रहे हो और इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, वो ईजी होनी चाहिए। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप पैराफ्रेजिंग, मैंने आप लोग को बताया था कि पैराफ्रेजिंग के भी बहुत सारे इशू आ रहे थे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, जो प्लेगरिज्म वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपने ग्रामर को सुधार सकते हैं। तो आपको जो रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो वो इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ उसमें ग्रामर मिस्टेक निकल आया, है ना। तो कोशिश करिए आप कि आपका जो यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो ईजी होनी चाहिए, पुअर नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो आप उसको यूज़ कर रहे हो सेंटेंसेस को, तो वो सेंटेंसेस भी ऐसे होने चाहिए विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। क्या होता है कि हम जब किसी जर्नल में हम जब पब्लिश करने को देते हैं अपना रिसर्च पेपर, तो उनका एक अलग कह सकते हो एक वो हमको भेजते हैं कि आप, उनका वाटरमार्क लगा होता है उस पर्टिकुलर रिसर्च का, जो वो भेजते हैं हमें फॉर्मेट स्टाइल जिसे आप कह सकते हो, उसमें वो बताते हैं कि आपका टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो जर्नल फॉर्मेटिंग जो है वो भी आपको कोशिश करनी है कि इट शुड बी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए वो। साथ ही साथ अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो हर जर्नल की जो रहती है वो अलग अलग रहती है, वो अपने अकॉर्डिंगली जब आपका पेपर हो जाता है सेलेक्ट, उसके बाद वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपके पास भेजते हैं। साथ ही साथ कॉपीराइट जो है फॉर्म वगैरह भी आपको फिल्म करते हैं, सेंड करते हैं, साथ ही साथ ऑथर्स अंडरटेकिंग भी सेंड करते हैं। तो अगर वैसे आपको कोशिश करनी है कि आपका जो है रिसर्च पेपर इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और आगे जा करके जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा तो आप जस्ट उसको कॉपी कर सकते हो वर्ड से, और उनके जो है फॉर्मेट में बस पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको फोकस करनी है और हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ गए हम लोग, ये तो हमने कुछ जनरल बातें की, जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हमें कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, और अब मल्टीपल जर्नल्स में हमें पब्लिश नहीं कराना है, हमें किसी एक पे फोकस करना है। अब आ जाते हैं हम कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से भी आपका रिसर्च पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। वो फर्स्ट ये है, दैट इज रॉन्ग मेथडोलॉजी। कई बार हम रॉन्ग मेथडोलॉजी यूज कर लेते हैं। रॉन्ग मेथडोलॉजी कैसे यूज करते हैं? सपोज आई एम गोइंग टू डू अ पार्टिसिपेटिव रिसर्च। अब पार्टिसिपेटिव रिसर्च में मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिसिपेटिव रिसर्च में मैं क्वांटिटेटिव यूज कर रहा हूँ, तो कोई मेल ही नहीं खा रहा हो एक तरीके से, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि यू आर गोइंग टू लिव विद देम, यू आर गोइंग टू नो द कल्चर एंड यू आर गोइंग टू लर्न द स्टोरीज अबाउट देम। तो वहाँ पे आप क्वालिटेटिव यूज करो, वहाँ पे आप फोकस यूज़ करो, वहाँ पे आप इन डेप्थ यूज़ करो, वहाँ पे आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करो, ठीक है। और या फिर आप आगे जाकर के सपोज आप सैम्पलिंग की टेक्निक्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि जो सैम्पलिंग की टेक्निक्स आप चूज़ कर रहे हो इट शुड बी मोर ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो है वो आंसर आपका बायस नहीं होता, जजमेंटल नहीं होता, और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि जो आपका रिसर्च पेपर है उसके अकॉर्डिंगली मोस्ट पॉसिबल कैसे बेटर से बेटर आप मैथडोलॉजी यूज़ कर सकते हो, आपको ये फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम, ये तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा ओल्ड मेथड्स भी आपको यूज़ नहीं करने हैं, ईजी और अच्छे मेथड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो तब भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गए आप दैट इज़ कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हम सब जानते हैं कि हम
जनरली जो भी हम लोग गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, उस गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उस गैप को फिल भी करें। पता कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने जो है थीम से भटक जाते हैं। अपना जो हमने गैप फाइंड आउट किया, इतनी मेहनत करके हमने जो लिटरेचर रिव्यू किया, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। हम लोगों ने काम किया है कि कैसे लिटरेचर रिव्यू जो है आपको करना चाहिए, 6 स्टेप्स बताए थे मैंने आप लोग को। तो जो नेक्स्ट स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज कंक्लूजन कुछ निकलना चाहिए। वो कंक्लूजन कुछ नहीं निकलना चाहिए, कंक्लूजन जो होना चाहिए इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गैप्स। जो आप गैप को फुलफिल करना चाहते थे वो कंक्लूजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान नहीं भटकाना आपको। आप जिस राह में चले हो, जिस पाथ में आपने बहुत मुश्किल से लिटरेचर रिव्यू कर करके आपने उसको फाइंड आउट किया है, आपको वो कोशिश करनी है कि वो पाथ जो है आपको अचीव हो जाए, वो गोल आपको जो है वो अचीव हो जाए। जो आपने एम, जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जिस एम ऑब्जेक्टिव के साथ हमने अपना रिसर्च चालू किया था, वो फुलफिल होनी चाहिए। अक्सर लोग भटक जाते हैं और उसको पढ़ने के बाद कुछ और कंक्लूजन निकल रहा होता है, ऊपर कुछ और ऑब्जेक्टिव होता है, थीम कुछ और होती है। तो ऐसा कचरा नहीं करना है, इसकी वजह से भी आपका जो है रिसर्च पेपर वो रिजेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट है दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर साइटेशंस। हम साइटेशंस नहीं देते हैं, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेज हम लिखते हैं तो हम साइटेशंस नहीं देते हैं। तो आपको साइटेशंस भी देना है, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी के रिसर्च को बेस रख करके आप आगे जा करके अपना जो है वो फ्यूचर रिसर्च करने वाले हो। तो उनको प्रॉपर एक्नॉलेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो वो आप अगर आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे तो वो भी एक तरीके से एक अनएथिकल प्रैक्टिस कहलाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी कुछ टेक्निकल चीज़ें और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ जनरल चीज़ें भी बताई। अब हम आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी आ रही हैं प्रिलिमिनरी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ये सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रिविजन स्टेज में। रिविजन स्टेज में क्या होता है, जनरली हम जब अपना मैन्युस्क्रिप्ट ये सब चीज़ें हमने ध्यान में दे दी, इंग्लिश वगैरह हमने सब अच्छी तरीके से लिख दिया, फिर जनरली क्या होता है कि जब हम रिवीजन के लिए भेजते हैं अपने जर्नल की तरफ, मैन्युस्क्रिप्ट जब भेजते हैं किसी जर्नल में, तो होता क्या है कि हमारे कुछ ना कुछ कारण की वजह से जो है वो रिजेक्शन आ जाता है, और वो कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट करते हैं कि ये रीज़न, इसकी वजह से वी आर रिजेक्टिंग योर रिसर्च पेपर। और कई बार वो क्लैरिफिकेशन आपसे मांग लेते हैं। तो क्लैरिफिकेशन में आपको बिल्कुल चढ़ नहीं जाना उनके ऊपर कि बिल्कुल आप गुस्से में आ करके आप एक वायलेंट उनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप उनको मत समझाओ ये चीज़, है ना। सपोज आपको कोई अच्छा जर्नल मिला, आपको लगा कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, मुझे अपना रिसर्च पेपर इसी जर्नल में पब्लिश कराना है, तो आप साइंटिफिकली उनको बताओ। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो बोल रहे होते हैं अरे मतलब कैसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेरा इतना अच्छा मेरे थे। तो इतना आपको अपने आप पे अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है। गलतियां हो जाती हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग से भी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको कोशिश करना है कि वो जो गलतियां उन्होंने फाइंड आउट करके आपको दी हैं और दे आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू, यू शुड कीप इन माइंड कि उसका एक साइंटिफिकली तरीके से कि आपने उस, कई बार क्या होता है दिस इज होता है कि आप कुछ और बताना चाहते हो, आपका जो माइंडसेट अलग था उस चीज़ को यूज़ करते हो और उनको वो चीज़ गलत लगने लग जाती है। तो क्लैरिफिकेशन आपसे मांगते हो, तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए साइंटिफिकली मतलब आप कुछ ना कुछ फैक्ट्स, कुछ ना कुछ फिगर्स के साथ आप ये चीज़ बताओ, अपनी बात रखो, जिसको सामने वाला जो है समझ करके हाँ बोल दे कि यस दिस कैन बी डन, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। तो ऐसे आपके अप्रोच होनी चाहिए। तो ये मैंने आज जो वीडियो बनाया है, मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं जो कि आप जब बना रहे हो, क्योंकि बनाने के बाद फिर रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, डीमोटिवेशन भी कई बार आ जाता है। तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। कई बार हुआ है, मेरा भी रिसर्च पेपर जो है कई बार रिजेक्ट हो चुका है जब इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में सबके साथ ऐसा होता है, पर उसको धीरे धीरे उसको इंप्रूव करना होता है, सीखना होता है। तो जैसे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, उस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे, आप उसको लिख भी सकते हो इस वीडियो को वापस देख करके। मैंने PDF नहीं बनाई क्योंकि मैं आपके सामने रूबरू आना चाहता था। तो आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे हमें अपना रिसर्च पेपर बनाना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है और वो आगे जा करके जो है हमारा जो है रिजेक्शन का कारण ना बने। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर सकते हैं आप, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास ये नॉलेज जाए, उनको जानकारी हो और जो है रिजेक्शन से वो बच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।